हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज वेव ऑप्टिक्स का नया वीडियो लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। एक्चुअली वेव ऑप्टिक्स का बेसिक्स हम सारा पढ़ने वाले हैं। इंटरफ्रेंस जो मेन टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का, इंटरफ्रेंस, तो हम उसी में आगे एंट्री मारेंगे आज। तो इंटरफ्रेंस के लिए जो कंडीशंस हैं, उसमें सबसे बड़ी कंडीशन है द टू सोर्सेज ऑफ लाइट इज सेड टू बी कोहेरेंट। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं हम ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इंटरफ्रेंस क्या होता है, इंटरफ्रेंस की कंडीशंस क्या हैं, इंटरफ्रेंस का जो डेमोन्स्ट्रेशन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उस पर बात होगी, और एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफ्रेंस। तो देखिए कहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी कॉपी पेन ले लीजिए। हम आज पढ़ेंगे इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, और जिसकी प्राइम कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट सेड टू बी कोहेरेंट फॉर इंटरफ्रेंस। वो कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, और कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू हो जाइए। पहला हेडिंग लगा लीजिए, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो कोई टाइम खराब नहीं करना है। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, द टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे एमिट्स लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज। सेम फेज का मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन देम शुड बी जीरो। मतलब बहुत सिंपल सी कंडीशन है। दो लाइट सोर्सेस कोहेरेंट तब कहे जाते हैं जब उनके द्वारा जो लाइट एमिट्स हो रही है, जो लाइट वेव्स आ रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और उनके बीच में फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या कांस्टेंट होना चाहिए। समझ गए ना। तो चलिए, टू लाइट सोर्सेस are said to be coherent if they emits light of same frequency and जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। राइट। दो लाइट सोर्स कोहेरेंट तब होते हैं जब उनके द्वारा जो लाइट एमिट हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, और उनके बीच में फेज डिफरेंस आइदर कांस्टेंट और जीरो। ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट की कंडीशन। अगर ऐसा नहीं है तो वो कोहेरेंट नॉन कोहेरेंट होते हैं। अब खास बात क्या है भाई, बच्चा इंटरफ्रेंस पढ़ता है तो उसको लगता है दो लाइट सोर्स होने चाहिए। दो लाइट सोर्स ले रही है, इनसे जो लाइट आएगी उनका इंटरफ्रेंस होगा, कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम बनेगी, कहीं पर मिनिमम बनेगी, हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? देखिए, टू इंडिपेंडेंट sources can never be coherent क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर एटम लाइट एमिट नहीं कर रहा है। असंख्य एटम्स साइमल्टेनियसली लाइट एमिट करते हैं, तो जरूरी नहीं कि एक साथ एमिशन हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो। इतने सारे एटम्स लाइट एमिट करते हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स लाइट एमिट करते हैं। तो बिल्कुल ये संभावना रहती है कि जो लाइट सोर्सेज हैं, एटम्स के द्वारा जो लाइट एमिट हो रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्स, आपको इतना डीप में नहीं जानना है। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि कोहेरेंट सोर्स हमें चाहिए। इंटरफ्रेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं कि ऐसे दो सोर्स कोहेरेंट होते हैं जिनके द्वारा सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट होनी चाहिए, और उनके बीच में फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या कांस्टेंट होना चाहिए। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। अब दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट होते नहीं, इसका मतलब हमें कोहेरेंट सोर्स बनाने पड़ते होंगे। दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा ना। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट, सो देयर आर टू मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग coherent sources. Number one, by
by division of wavefront, by division of wavefront, and second one है by division of amplitude. ये जो पहला वाला मेथड है by division of wavefront, this method is used in YDSE. This method is used in Young's double slit experiment, जो आपके कोर्स में है, जो आपके कोर्स में है. और this method is used in, this method is used in Michelson interferometer, Newton's ring experiment, etc. तो ये मेथड आपके कोर्स में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है. आपको क्या पढ़ना है? बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट दिस मेथड इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इन दिस एक्सपेरिमेंट wavefront is divided into two parts by using double slit. एक डबल स्लिट को यूज करके हम वेव फ्रंट को दो पार्ट्स में तोड़ते हैं और दोनों डिवाइडेड पार्ट्स पे सुपरइम्पोज होते हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे मिलता है. तो इसको हम पढ़ेंगे, इस मेथड को हम पढ़ेंगे. तो चलिए, हमने पढ़ा है कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं. ध्यान रखना दिमाग में, द टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे एमिट्स लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विद जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस. बस यही बात ध्यान रखनी, इसमें से आप नोट कर लें इसको, और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना. अब हम बात करेंगे इंटरफेरेंस की कंडीशंस की, फिर हम बताएंगे कैसे YDSE से इंटरफेरेंस होता है, ठीक है ना. फिर हम मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस की बात करेंगे. तो काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा वीडियो लेक्चर होने वाला है. ट्यून्ड टिल एंड, ठीक है ना, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए. हटा दें इसको. चलिए, साफ हो गया बोर्ड. अब हम बात करेंगे जो वेव ऑप्टिक्स का मेन टॉपिक है. वेव ऑप्टिक्स में जो हमें मेन चीज पढ़नी है, जो बड़ी चीज है, वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. देखिए, वैसे तो इंटरफेरेंस की बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन हम बात यहां पर करेंगे कुछ नेसेसरी कंडीशंस की. व्हेन टू लाइट सोर्सेस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब कोहेरेंट वाली कंडीशन आ गई, एंड कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस, मतलब हमें कैसी दो वेव चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए. इनडायरेक्ट में हम क्या कह रहे हैं कि दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, ठीक है ना. तो चलिए हम इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिख देते हैं. When two light waves of same frequency and constant phase difference propagating in the same part of medium, in the same part of medium. इनडायरेक्ट वे में हमने दो तीन कंडीशन इसमें लिख दी इंटरफेरेंस की.
superimpose on each other, superimpose on each other, then redistribution of energy or redistribution of intensity takes place. Then redistribution, जगह नहीं है, redistribution of energy oblique intensity takes place. This phenomena is called as interference of, आप लिखने की बजाय जो हम बोल रहे हैं इसको भी सुनना। बहुत फास्ट लिख रहा हूं, कई बार आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आ सकती, तो मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना है आपको। When two light waves of same frequency and constant phase difference propagating in the same part of the medium superimpose on each other, then redistribution of energy or intensity takes place. This phenomena is called as interference of light. अब एक्चुअली क्या होता है कि जब दो लाइट सोर्स का इंटरफेरेंस होता है तो स्क्रीन पे जो एनर्जी या इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है, तो हम क्या देखते हैं, कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है। तो जिन पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वहां पर जो इंटरफेरेंस कहलाता है वो कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो लिख देता हूं मैं, द पॉइंट्स वेयर द टू वेव्स superimpose in same phase, अब ये आपने अगर थोड़ा सा वेव्स पढ़ा है 11th में, तो सेम फेज का मतलब आपको पता होना चाहिए कि उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, या सेम फेज का मतलब उनके बीच में अगर आप फेज डिफरेंस की बात करें कि नहीं हमें फेज डिफरेंस चाहिए तो 0 बोल दो, 2 पाई बोल दो, 4 पाई बोल दो, ये सेम फेज कहलाते हैं। सुपरिंपोज इन सेम फेज डालो, 0, 2 पाई, 4 पाई। सेम फेज का मतलब ये फेज डिफरेंस होना चाहिए। द पॉइंट्स वेयर द टू वेव्स सुपरिंपोज इन सेम फेज, देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑब्लिक इंटेंसिटी, दोनों चीजें हम साथ साथ लिख रहे हैं। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑब्लिक इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट दोज पॉइंट्स एंड इंटरफेरेंस एट दोज पॉइंट्स इज said to be constructive interference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने क्या बताया कि कुछ पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो कहां मैक्सिमम होती है? जब दोनों वेव्स सेम फेज में सुपरइम्पोज होती है तो वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और इंटरफेरेंस कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका दूसरा पहलू, ऑन द अदर हैंड, उल्टा लिखना हमें, ऑन द अदर हैंड द पॉइंट्स where waves are superimposed in opposite phase, where waves are superimposed in opposite phase मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n माइनस 1 पाई। जिन पॉइंट्स के वेव अपोजिट फेज में सुपरइम्पोज होती हैं तो वहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी मिनिमम होती है। देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑब्लिक इंटेंसिटी विल बी मिनिमम एट
दैट पॉइंट्स, वहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी मिनिमम होती है और इंटरफेरेंस कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड इंटरफेरेंस at those points is said to be destructive interference, तो वहां पर इंटरफेरेंस क्या कहलाता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नोट कर लीजिए इसको, फटाफट नोट कीजिए। अब हम इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशंस बताते हैं आपको कि इंटरफेरेंस हो इसके लिए कंडीशंस क्या हैं। आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने, हटा रहा हूं इसको, ठीक है ना। चलिए, चलिए देखिए, फेज डिफरेंस या सेम फेज अपोजिट फेज बता दिया, फिर भी जिनको नहीं आता हम आपको बता दें। ये सेम फेज का मतलब ये होता है, देखिए ध्यान से, एक वेव ये जा रही है और दूसरी वेव इसके साथ ही ऐसे जा रही है। ये होता है सेम फेज, दोनों वेव साथ साथ चल रही, सेम फेज, मतलब इसको कहते हैं सेम फेज। मतलब आपको ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रहा है। कौन सा इंटरफेरेंस है? कंस्ट्रक्टिव। और अपोजिट फेज का मतलब होता है एक वेव ये जा रही, दूसरी ये जा रही है, ये होता है अपोजिट फेज। इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमने यहां पर बहुत क्लियर किया कि सेम फेज क्या होता है और अपोजिट फेज क्या होता है। जब दो वेव सेम फेज में है, मतलब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट से कोइंसाइड हो रहा है, या एक वेव का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से कोइंसाइड हो रहा है, इसका मतलब वहां पर दोनों वेव्स सेम फेज में सुपरइम्पोज हो रही है, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। जिन पॉइंट्स पे एक वेव का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ कोइंसाइड कर रहा है, वहां पर दोनों वेव्स अपोजिट फेज में होगी, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको मिनिमम मिलेगी। तो ये था इंटरफेरेंस का मतलब। अब कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो मैंने कंडीशंस डेफिनेशन में ही बहुत सारी डाल दी थी कि दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फेज डिफरेंस 0 या कांस्टेंट होने चाहिए, बोथ द वेव्स मस्ट ट्रेवल इन द सेम पार्ट ऑफ द मीडियम। ये कंडीशन हमने डाल दी थी। आप इनमें 2-3 कंडीशन और ऐड कर सकते हैं कि एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम और नियरली सेम। 3 कंडीशन मैंने डेफिनेशन में लिख दी थी, हमको नहीं लिख रहे हैं। पहली हमने लिखी थी कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दूसरी हमने लिखी थी फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने चाहिए या 0 होना चाहिए, तीसरा लिखा था बोथ द वेव्स मस्ट ट्रेवल इन द सेम पार्ट ऑफ द मीडियम, चौथी कंडीशन एम्पलीट्यूड शुड बी सेम और नियरली सेम। ध्यान रखना, वो 3 कंडीशन जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो वहीं से कॉपी कर लें। चौथी कंडीशन ये थी, देखो ऐसा नहीं कि एम्पलीट्यूड सेम या नियरली सेम नहीं होंगे तो हमें इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमने कहा ना कुछ कंडीशंस मैंडेटरी हैं, उनको होना ही चाहिए, जैसे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होने ही चाहिए, नहीं तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। बाकी कंडीशंस जरूरी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एम्पलीट्यूड सेम नहीं होंगे तो इंटरफेरेंस। देखो हमने आपने अगर इंटरफेरेंस 11th में पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि इस केस में जो ए मैक्सिमम आता था वो आता था A1 + A2। आप थोड़ा सा याद करें 11th को। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव के केस में आता था A1 + A2 और इंटेंसिटी आती थी A1 + A2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम के केस में आता था A मिनिमम A1 - A2 और इंटेंसिटी आती थी A। अब अगर एम्पलीट्यूड आपके सेम नहीं है,
या नियरली सेम नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो देखो होगा क्या, जैसे मान लो A1 की वैल्यू हमने ले ली 10 और A2 की वैल्यू ले ली 1। अब ये तो एम्पलीट्यूड सेम नहीं है यार, ना नियरली सेम है, और हम कह रहे नहीं हम तो इनका इंटरफेरेंस कराएंगे। दो वेव्स हैं हमारे पास, एक का एम्पलीट्यूड 10 है और एक का 1 है, इनका इंटरफेरेंस कराओ, हो जाएगा इंटरफेरेंस। अब दिक्कत क्या आएगी, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो टोटल हमें क्या मिलेगा 11, A1 प्लस A2 कितना आएगा 11, और A1 माइनस A2 करेंगे तो कितना आएगा 9। इंटेंसिटी यहां भी मैक्सिमम आएगी, 11 का स्क्वायर करेंगे या 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एक्चुअली आ रहा है या इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, और किस पॉइंट पे इंटेंसिटी आपकी मिनिमम आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब जहां पर ब्राइट स्पॉट दिखेगा, मिनिमम का मतलब डार्क। अब आपकी मिनिमम भी इतनी ज्यादा कि वहां डार्क दिखेगा ही नहीं, मतलब अगर आपके एम्पलीट्यूड सेम नहीं होंगे तो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न कंट्रास्ट नहीं होगा। इंटरफेरेंस होगा लेकिन आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कंट्रास्ट नहीं होगा। इसलिए हमने कंडीशन क्या डाल दी कि एम्पलीट्यूड शुड बी सेम और नियरली सेम, कि दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम या लगभग सेम होने चाहिए। एक कंडीशन और डाल दो आप कि पाथ डिफरेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। पाथ डिफरेंस शुड बी लेस या लीस्ट, पाथ डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों वेव्स पोलराइज्ड हैं, इफ टू वेव्स आर पोलराइज्ड देन देयर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, तो उनके प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मस्ट बी सेम। मतलब बहुत सारी कंडीशंस हैं इंटरफेरेंस होने के लिए, लेकिन जो नेसेसरी कंडीशन क्या थी वो हमने तीनों डेफिनेशन में आपके डाल दी थी, उनको आपको याद रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले करते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है ना, कि किस तरह से मैथमेटिकली इंटरफेरेंस को हम दिखाएंगे। दो वेव्स लेंगे, उनका सुपरपोजिशन करेंगे, रिजल्टेंट वेव बनेगी, उसकी हम इंटेंसिटी निकालेंगे, वो कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी। तो ये सारा कुछ हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। हटा दें इसको, चलिए एक डेरिवेशन है छोटा सा, इसको कर लेते हैं। क्योंकि आपने सारी चीजें पढ़ ली, इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, तो बस डेरिवेशन पर फोकस कीजिए। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। तो दो कोहेरेंट वेव्स लेनी है, तो लेट टू कोहेरेंट वेव्स आर y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, कुछ भी फेस डिफरेंस ले लो दोनों के बीच में, दैट फेस डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट। यही तो कंडीशन बताई थी। तो चलिए दो वेव्स ले ली, इनका सुपरपोजिशन होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको पता है, y इक्वल टू y1 प्लस y2, इसमें कुछ है नहीं बताने जैसा। देन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब इसके आगे फिजिक्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है, आप सिंपल मैथमेटिक्स से डेरिवेशन कर दो। तो y इक्वल टू क्या आएगा, y1 ये रहा a1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, एक ही साइन लेके चलो आप, कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा।
देखिए अब जिन्होंने थोड़ा बहुत भी 11th में पढ़ा है डेरिवेशन, वो तो एज इट इज है 11th वाला। ये 11th में साउंड वेव का इंटरफेरेंस था, वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप साउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पर वेव की इक्वेशन तो सेम ही होती है, हम तो मैथमेटिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो कोई भी डेरिवेशन में डिफरेंस नहीं, जो 11th में था वही 12th में है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, यहाँ साइन a माइनस बी से इसको ओपन कर दो, तो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये साइन a माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, इसको हमने a ले लिया और इसको b ले लिया। तो साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। a2 अंदर ले लो, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब देखिए साइन ओमेगा टी कॉमन इन दोनों टर्म से, तो हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया माइनस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो हमने दो वेव्स का सुपरपोजिशन किया, ये हमारी फाइनल वेव आई। अब ये जो फाइनल वेव है ये इक्वेशन वेव जैसी दिख नहीं रही है, तो हम कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो लेट a1 प्लस a2 cos फाइव, इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल A cos थीटा, एंड a2 साइन फाइव जो है इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल A साइन थीटा। ध्यान दीजिए हमने क्या माना है, इस साइन ओमेगा टी को हमने छोड़ दिया, ओमेगा टी वाला टर्म, ये जो बचा हुआ टर्म ना ये, इसको हमने मान लिया a cos थीटा। इसी तरह से यहां cos ओमेगा टी को छोड़ दिया, a2 साइन फाइव को मान लिया a साइन थीटा। इसको दे दो मान लो 1, इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो 2। अब ये जो हमने एज्यूम किया है ये ऊपर वाले में डाल दो, तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा y इक्वल टू, ये जो एज्यूम किया ये a cos थीटा है, a cos थीटा साइन ओमेगा टी माइनस a साइन थीटा cos ओमेगा टी। वापस a कॉमन आ गया, a यहां भी और a यहां भी, और अंदर वाली चीज वापस साइन a माइनस बी लिखी, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं साइन ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। देखो आप ये चीज ये सेम लिखी ना, ये देखो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ये क्या था साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यहाँ फाइव जगह थीटा है, तो हो गया आपका y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ गई। रिजल्टेंट वेव, दो वेव का सुपरपोजिशन हुआ तो रिजल्टेंट वेव ये बनी है। हम मैथमेटिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, जहां a क्या है, ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हमें यही बताना है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहां मैक्सिमम होता है, जहां मैक्सिमम होता है उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना आएगा, मिनिमम कितना आएगा, समझ गए ना, थ्योरेटिकली हमने बता दिया था। अब पहला काम ये है, ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है a, इसका फार्मूला कुछ होगा ना, तो ये लो हमने a को कैपिटल A को इंट्रोड्यूस कहां किया था, यहां, इसको a cos थीटा माना था, इसको a sin थीटा। तो इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास इस कैपिटल A की इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को स्क्वायर करके हम ऐड कर रहे हैं, देखिए क्या मिलेगा, a1 प्लस a2 cos फाइव का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव का स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड के दोनों टर्म थे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। राइट हैंड साइड में आ जाओ, इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखिए राइट हैंड साइड में a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो राइट हैंड साइड में तो आ जाएगा a स्क्वायर, थोड़ा वी नीड सम मोर स्पेस।
आप लोग अगर इसको नोट कर लें यहाँ पर तो हम इसको हटा दें, हमें बोर्ड खाली मिल जाएगा। प्लीज आप लोग नोट करें इसको, मैं हटा रहा हूं इसको। हो गया नोट? चलिए चलिए इतने से काम चल जाएगा हमारा। तो इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो आ जाएगा ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो पहले, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 कॉस 5 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। राइट हैंड साइड में a स्क्वायर आ गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, और ये a2 साइन 5 का स्क्वायर है तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अब इन दोनों टर्म्स में फिर a2 स्क्वायर कॉमन है, क्या क्या बचेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, ये फिर 1 बन जाएगा, प्लस 2a1 a2 cos 5 इक्वल टू a स्क्वायर। तो बड़े आराम से 1 बन गया, तो हमारे पास a का फार्मूला आ गया, a मिल गया, a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला आ गया। हम यहीं पर इंटेंसिटी बता देते हैं, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन, ये इंटेंसिटी की इक्वेशन क्या बनेगी, जहां एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है वहां आई चेक दो, तो ए स्क्वायर का मतलब आई, a1 स्क्वायर मतलब i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2, बिकॉज यहां स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट आई, तो यहाँ a1 है तो अंडर रूट i1 i2 cos 5। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन तैयार हैं, एम्पलीट्यूड की भी और इंटेंसिटी की भी। अब हमें बताना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या मिलती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें इंटेंसिटी क्या मिलेगी, ये दोनों ही चीजें करनी है हमें। तो चलिए कर लेते हैं। चलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमने बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब आपका एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। तो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी cos 5 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1, मैक्सिमम वैल्यू cos 5 कितनी होती है, 1। दिस गिव्स 5 इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई। ध्यान रखना, ये हम पहले भी बता चुके हैं, स्टार्टिंग का वीडियो लेक्चर देखेंगे। तो अगर हम cos 5 जगह 1 रख देंगे तो देखो ये मैक्सिमम आ जाएगा उसमें, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो a मैक्सिमम कितना आएगा, a स्क्वायर मैक्सिमम आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, क्या लिख सकते हो आप, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। इधर a स्क्वायर है, इसका मतलब a मैक्सिमम कितना आएगा, a मैक्सिमम आएगा a1 प्लस a2। ये बात हम बता चुके हैं आपको। I मैक्सिमम कितना आएगा, अब देखिए दो तरीके हैं, अगर I मैक्सिमम निकालना तो या तो आप यहां cos 5 1 रख दो वही चीज, तो आपको I मैक्सिमम मिल जाएगा, या आप यहां नहीं रखना चाहते तो वहीं से मिल जाएगा। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही इंटेंसिटी होती है, तो I मैक्सिमम कितना जाएगा, a1 प्लस a2 का स्क्वायर। अब आप a1 की जगह अंडर रूट i1 लिखते हैं और a2 की जगह अंडर रूट i2 लिखते हैं, इसका स्क्वायर। बात वही है, बात वही है। अगर हम यहां से निकालते हैं इंटेंसिटी, cos 5 1 हो जाता, तो बचा हुआ क्या लिखाइए, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही तो मिलेगा, एग्जैक्टली यही मिलेगा।
तो चाहे जैसे कर दो। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2, मैक्सिमम इंटेंसिटी आइदर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और अंडरवुड I1 प्लस अंडरवुड I2 का होल स्क्वायर। अब अगर A1 A2 बराबर है तो देखिए दो चीजें हैं, अगर A1 A2 बराबर है तो उसके लिए फार्मूला भी हम अलग से बना सकते हैं, A1 A2 बराबर कर देंगे, हम लास्ट में बता देंगे इसको भी, या यहीं से भी आप काम चला सकते हो। इफ A1 इज इक्वल टू A2, अगर A1 और A2 बराबर हैं तो A मैक्सिमम कितना आएगा, 2 भी आएगा, ये भी बराबर है ना A और A2 में, और I मैक्सिमम कितना आएगा 4A स्क्वायर कह दो या 4I कह दो, ये आएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले की, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम हो, तब आप एम्पलीट्यूड मिनिमम कर दो भाई। फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी cos phi equal to -1, this gets phi equal to pi 3 pi 2n minus 1 pi। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपका A मिनिमम आएगा A1 माइनस A2 और I मिनिमम आएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर किया अंडरवुड I1 माइनस, ये आएगा मिनिमम एम्पलीट्यूड। वही सेम फार्मूला है, cos फाई जगह -1 रखेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस आने का मतलब A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये लिख दिया। अब यहां पर अगर A1 इक्वल टू A2 होता, अगर A1 इक्वल टू A2 होता, चलो थोड़ा फिर साफ करना पड़ेगा, एक बार बोर्ड और साफ कर देते हैं, उसमें अपना काम चल जाएगा। अगर A1 इक्वल टू A2 होता, हटा देता हूं, इफ A1 इक्वल टू A2 होता तो A मिनिमम 0 आता और I मिनिमम भी कितना आता, 0 आता। मतलब सेम एम्पलीट्यूड होंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल वेव्स। भाई दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम है A और A, इसका मतलब दोनों की इंटेंसिटी भी सेम है I और I। तो कंस्ट्रक्टिव के केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी 4I और डिस्ट्रक्टिव के केस में मिलेगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0। तो ये था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसा कि मैंने कहा था, अगर एम्पलीट्यूड से, जैसे हमने कहा था, ये फार्मूला था हमारे पास, A स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। इफ A1 इक्वल टू A2, दोनों A है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos phi, 2A स्क्वायर इज कॉमन, 1 प्लस cos phi, तो 2A स्क्वायर 1 प्लस cos phi हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा, यहाँ cos थीटा है सर, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज आएगा, ये 1 से 1 गया, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, ये होगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही क्या होता है, इंटेंसिटी हो जाएगा 4I0 cos 5/2। एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वो इंटेंसिटी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप दोनों वेव्स के अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो आप एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का अलग से फार्मूला इस तरह से भी याद कर सकते हैं, नहीं तो जो हमने अभी बताया था उसमें भी A1 बराबर A2 जब कंडीशन लगाएंगे तो A मैक्सिमम, A मिनिमम, I मैक्सिमम, I मिनिमम आ जाएंगे। और अब अगला है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हमने भी पढ़ा था कि जब फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई होते हैं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, 4I0 होती है। जब पाई, 3 पाई, 5 पाई, इन पे इंटेंसिटी कैसी होती है, मिनिमम होती है। तो एक सिंपल सा ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है।
कि मैक्सिमा जितने होंगे सबकी इंटेंसिटी सेम होगी है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफ्रेंस। अब अगला जो वीडियो लेक्चर होगा इंटरफ्रेंस का वो होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पहले हम थ्योरेटिकली बताएंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन पर किस तरह से ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स मिलते हैं सेम विड्थ के, फिर उनकी हम फ्रिंज विड्थ भी निकालेंगे। तो YDSC टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन जी यूनिट से आते हैं। तो YDSC के हम 2 या 3 वीडियो बनाएंगे। पहले तो हम YDSC समझाएंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसका फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स के कुछ अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन लेके आपको क्लियर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।